नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रतियोगिता और यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 7 एनसीईआरटी के 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं और इस सीरीज में ये हमारा 7वां लेक्चर है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी पिछली चीज़ें छूट जाएं। तो जब तक आप पिछली चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे, पिछली एनसीईआरटी क्लास 6 और क्लास 7 के 6 चैप्टर जब तक आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके लिए कठिन होने वाले हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिए, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स आप तक आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में एक बेल आइकन आता है, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, यानी मनुष्य किस प्रकार के आवास में प्राचीन काल में रहता था और आज किस प्रकार के आवास में मनुष्य रहते हैं। वो जो जर्नी है प्राचीन काल से जंगलों और गुफाओं से निकलकर आज आलीशान बिल्डिंग्स, बड़े बड़े महल और घरों में रहने की जो जर्नी है, ये मनुष्य ने कैसे तय की है। प्राचीन काल में या पुराने टाइम में जो मनुष्य है वो अपने जीवन यापन के लिए जंगलों पर, खाने के लिए जंगलों पर और रहने के लिए गुफाओं में अपना आशियाना बनाया करता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे मनुष्य ने आविष्कार करने शुरू किए। और जैसा हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो इसीलिए मनुष्य ने जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी उसी प्रकार से उनके आविष्कार भी बढ़ते गए। जैसे पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, उसी प्रकार से गुफाओं से निकलकर छोटे घरों में रहने का आविष्कार, और घरों से निकलकर पक्के मकान और उसके बाद शहर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने का, ये पूरी जर्नी एक टाइम पीरियड में बदलती हुई नज़र आती है। तुरंत और पलक झपकते ही कुछ नहीं हो पाता, इसके पीछे एक जर्नी है और इसी जर्नी को आज हम डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन सेटलमेंट, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो बस्तियां हैं या रहने योग्य जो स्थान है वो क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स हैं। देखिए, आज तो अगर हम देखें तो दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक परमानेंट सेटलमेंट और एक टेम्पररी सेटलमेंट। यहाँ पर देखिए परमानेंट सेटलमेंट और एक टेम्पररी सेटलमेंट। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट वो होता है जहाँ मनुष्य परमानेंट अपना घर बनाकर रहता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा सेटलमेंट या ऐसे घर या जगह को हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन जब मनुष्य ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर सीजनल होता है, यानी कुछ समय के लिए वहाँ पर रहेगा, वो कुछ काम करने के लिए भी रह सकता है या अपना कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ उसकी ज़रूरतें हो सकती हैं, उसके रीजन से वहाँ पर रह सकता है, रोज़गार भी हो सकता है और जीवन यापन करने के लिए उसके लिए खेती भी हो सकती है या कुछ कारोबार भी हो सकता है। तो अगर इस तरह से मनुष्य अपना सेटलमेंट तैयार करता है तो उसको हम कहते हैं टेम्पररी सेटलमेंट, यानी कुछ टाइम के लिए वो सेटलमेंट बनाता है और उसके बाद उसको छोड़कर दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य ने जो सेटलमेंट बनाए हैं, मनुष्य किन किन बातों का ध्यान रखता है सेटलमेंट तैयार करने के लिए, वो यहाँ पर दी गई है। देखिए, उसके उपयुक्त वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, फेवरेबल है या नहीं है, यानी उसके पक्ष में वो क्लाइमेट है या नहीं है, या फिर वहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, पीने योग्य पानी, खेती के योग्य पानी या अन्य यूज़ के लिए जो पानी है वो उपलब्ध है या नहीं है, जो भूमि है वहाँ की वो उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं, जैसे मैदान है, पहाड़ है या बर्फ़ है पहाड़ के ऊपर। तो इस तरह से भी मनुष्य का जो सेटलमेंट है वो डिसाइड होता है
कि कहाँ पर व्यक्ति अपना आवास या अपने रहने योग्य घर बनाएगा। चौथा आता है फर्टाइल सॉइल, यानी उपजाऊ भूमि। जैसे हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तर का मैदान है या पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट पे जो मैदान है, ये मैदान खेती के लिए उपयुक्त हैं और खेती योग्य हैं। तो मनुष्य यहाँ पर अपना सेटलमेंट ज़्यादा मात्रा में बनाता है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर उपजाऊ भूमि उपलब्ध होती है, रहने के लिए प्लेन जगह उपलब्ध होती है, घर आसानी से बनाए जा सकते हैं और पीने के लिए पानी भी उपलब्ध होता है। इसलिए अगर आपने सुना होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या और भी जितनी भी सभ्यताएं थीं पुरानी, उन सभी का सेटलमेंट हमेशा नदियों के किनारे पर होता था। उसका रीज़न यही था कि नदी के किनारे पर पानी उपयुक्त था, वहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ थी और मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के लिए या मनुष्य को अपनी ज़िंदगी यापन करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जब सबसे पहले हमने बात की घर, आवास, और घर और आवास को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये 4 फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, यानी मनुष्य जब एक जगह से, यानी जब मनुष्य ने अपना घर एक जगह पे बना लिया, लेकिन अब उसको काम करने के लिए, खाने के लिए, खेती करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम यूज़ करते थे पहले और अब, उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि सब पहले मनुष्य अपने कंधों पर या अपने सर पर उठाकर ही ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता था। किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसके बाद जानवरों के थ्रू या जानवर के कंधे, पीठ पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का आविष्कार भी हुआ। तो उसी प्रकार से ये जो डेवलपमेंट है वो दिन पर दिन और साल भर साल बनता रहा और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सुधरता रहा। तो मोर और लेस अगर हम बात करें आज की, तो अभी ट्रांसपोर्ट के इतने मीडियम हैं, रोडवेज, वाटरवेज और रेलवेज एंड एयरवेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोडवेज की। देखिए, रोडवेज की अगर हम बात करें, यानी रोड के माध्यम से जो एक जगह से दूसरी जगह आना होता है, आना जाना, और जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसी को हम रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और इसी मीडियम में सबसे नंबर 1 पे बात आती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में हाईवेज का निर्माण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और उनका मेंटेनेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हमारा जो इंडिया है वो इस प्रकार से हाईवेज के ग्रिड में बटा हुआ है ताकि सुगमता से एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जा सके और जो कनेक्टिविटी है पूरे इंडिया की वो एक स्थान से दूसरे स्थान के साथ बनी रहे। तो इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये क्या है, हाईवेज है। तो इस प्रकार से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाईवेज का एक ग्रिड पूरे भारत को आपस में जोड़ता है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के अंदर टोटल 33 लाख किलोमीटर का रोड उपस्थित है और इसके अंदर अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं 33 लाख किलोमीटर के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रतिदिन 23 किलोमीटर हाईवे का निर्माण प्रतिदिन होता है। हमारे देश में 200 से ज़्यादा हाईवे पाए जाते हैं, 200 से ज़्यादा हाईवे हमारे देश में हैं। और जो हाईवेज की जो लेंथ है वो 1 लाख किलोमीटर, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ 1, ये 1 लाख है एक्चुअली। टोटल हाईवे की जो लंबाई है इंडिया के अंदर वो है 1 लाख किलोमीटर या उससे ज़्यादा, कुछ ज़्यादा है उससे थोड़ी। अभी मैंने आपको बताया जैसे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश में हाईवेज का निर्माण करने के लिए और उनका मेंटेनेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल बॉडी है। उसके बाद आप बात करें तो NH-44 सबसे लंबा हाईवे है इंडिया का और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी।
इस मैप में भी आप इसको देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का मैप आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है श्रीनगर से, और ये पूरा यहाँ तक, ये यहाँ पर कन्याकुमारी है, नीचे यहाँ तक ये जाता है। तो ये सबसे लंबा हाईवे NH-44। उसके बाद बात करते हैं सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, NH-118 और NH-548। NH-118 झारखंड में है और NH-548 ये महाराष्ट्र में है। ये दोनों हाईवे सिमिलर एक ही साथ सबसे छोटे हाईवे हैं इंडिया के। उसके बाद अगर आप बात करें तो लेह और मनाली का जो हाईवे है, लेह और मनाली को जोड़ने वाला जो हाईवे है वो संसार का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा रोड माना जाता है। तो ये तो थे ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और कभी ना कभी क्वेश्चंस इनसे आता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे वाटरवेज की। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वाटरवेज। टोटल नंबर ऑफ वाटरवेज अगर बात करें तो इंडिया में वो है 111, लेकिन और ये 2016 के बाद से 106 वाटरवेज बने हैं, उसके पहले केवल 5 ही वाटरवेज थे। और अभी अगर हम बात करें तो टोटल 5 ऐसे वाटरवेज हैं जो पूरी तरह से, ये 5 है यहाँ पे एक्चुअली, जो पूरी तरह से ऑपरेशनल है, यानी जहाँ पर पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है। और उनको आप यहाँ पे इस टेबल में आप देख लीजिए। सबसे पहले आता है NW1, इसका मतलब है नेशनल वाटरवे 1 का। ये कहाँ से कहाँ था कि प्रयागराज टू हल्दिया, प्रयागराज यानी इलाहाबाद को अभी प्रयागराज कहते हैं, और हल्दिया मतलब कहाँ, वेस्ट बंगाल में है। तो ये प्रयागराज टू हल्दिया कहाँ, गंगा, भागीरथी और हुगली नदी, यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर प्रयागराज है, और यहाँ से चलकर ये जो हाईवे है वो इस तरह से यहाँ तक पहुँचता है हुगली नदी तक। हुगली नदी उसके बाद बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये कवर करता है कौन कौन से स्टेट, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये 1620 किलोमीटर का है, अभी फुल्ली ऑपरेशनल है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 2, ये सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र रिवर में स्थित है, आसाम में। मैप में आप देखिए यहाँ पर सदिया है और यहाँ पर ये धुबरी है, तो इसको हम कहते हैं वाटरवे, नेशनल वाटरवे 2, और ये पूरा आसाम में उपस्थित है। इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर और ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम कोझिकोड, कोल्लम कोझिकोड ये यहाँ नीचे आप देखिए, नेशनल वाटरवे 3 ये यहाँ पर केरल है, और ये कोल्लम से कोझिकोड तक है, केरला में ये है टोटल, और 375 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा पुदुचेरी। काकीनाडा मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, और पुदुचेरी एक हमारा यूनियन टेरिटरी है। और दूसरा बंदरपुछ राजमुंद्री, बंदरपुछ भी आपका, बंदरपुछ है आपका तेलंगाना में, और राजमुंद्री है आपका आंध्र प्रदेश में। गोदावरी रिवर में ये वाटरवे आपको मिलेगा, और ये कितने स्टेट्स में फैला हुआ है, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसकी टोटल लेंथ है 1095 किलोमीटर, और ये भी फुल्ली ऑपरेशनल है। उसके बाद में बात करते हैं नेशनल वाटरवे 5। नेशनल वाटरवे 5 भी ये तिलचर और धामरा में स्थित है। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप, ब्राह्मणी नदी में है ये, कहाँ पर है, ब्राह्मणी नदी में। और ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 623 इसकी टोटल लेंथ है। तो इस प्रकार से ये इसकी बात कर रहे थे, इस वाले वाटरवे के। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो वाटरवेज हैं हमारे पूरे इंडिया में किस तरह से फैले हुए हैं, और ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम रेलवेज की। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, टोटल नंबर ऑफ जोन्स कितने हैं रेलवे के। टोटल नंबर ऑफ जोन्स है 18, और जोन्स को फर्दर डिवाइड किया गया किसमें, डिविजन्स में। टोटल डिविजन्स कितने हैं, 73। पहली जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो किसने की थी, डलहौजी ने। कहाँ से, 16 अप्रैल 1853 को, बॉम्बे टू थाने। ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद में अगर बात करें रेलवेज में, तो लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट यानी सबसे लंबा ट्रेन रूट कहाँ से कहाँ तक है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। विवेक एक्सप्रेस इसको कवर करती है। देखिए ये वाला रूट है, यहाँ से ये डिब्रूगढ़ है और ये कन्याकुमारी है, तो ये सबसे लंबा रूट है रेलवे का। उसके बाद में अगर हम बात करें कि फास्टेस्ट यानी सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो कितनी है, कौन सी है, वो है गतिमान एक्सप्रेस, और उसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम बात करें अभी जो लेटेस्ट चल रही है आपकी, लेटेस्ट ट्रेन जो आपकी चल रही है, जैसे दुरंतो ट्रेन हो गई आपकी, ठीक है, ये ट्रेन भी काफ़ी फास्ट है, लेकिन सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस।
उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए, ये छोटा सा ही चैप्टर था और इस चैप्टर में कुछ फैक्चुअल एक्चुअली ज़्यादा था, तो इसमें जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में एक्चुअली में क्या है कि इस चैप्टर में जितने भी फैक्ट्स हैं वो लगातार बदलते रहते हैं, तो ये आपका एक तरह से करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाता है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एक बार आप देख लीजिए। विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मीन्स नहीं है, ऑब्वियसली टेबल नहीं है। विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे कौन सा रोड बनाया जाता है, सब वे बोलते हैं उसको। विच नेक्स्ट है नंबर 3, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड, आइलैंड तक पहुंचने के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा, कार नहीं, ट्रेन नहीं, शिप, वाटरवेज से हम पहुंच सकते हैं। विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, कौन सा व्हीकल एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन नहीं करता है, वो है साइकिल। मैच द फॉलोइंग आप कर लीजिए, क्या है, इंटरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट को आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। कैनल रूट, कैनल रूट किससे कनेक्ट हो जाएगा, कैनल रूट हो जाएगा इनलैंड वाटरवेज। अर्बन एरियाज, देखिए इसमें आ जाएगा क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ हाउसेस एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट किस में आएगा, एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड सर्विसेज, ये किस में आएगा, कैनल रूट, ये तो ठीक है। अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज आएगा हाउसेस एंड हाउसेज ऑन स्टिल्ट, और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आएगा आपका क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेस, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इसमें आएगा। और ये जो अर्बन एरियाज है, अर्बन एरियाज आएगा आपका सी में। तो इस प्रकार से ये मैच ऑफ द फॉलोइंग भी हो गया और क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये छोटा ही था, फैक्चुअल था और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा बेस्ड है, बार ये चेंजेस होता रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन आप लोग जो फैक्ट्स है वो एक बार से जब भी आप एग्जाम में जाएं उससे पहले इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, वाटरवेज, नेशनल हाईवेज, ये बदलते रहते हैं, तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं उससे पहले करंट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इस तरह के फैक्ट से रिलेटेड वो आप ज़रूर से रिवाइज करके जाएं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 8 और उसके बाद चैप्टर नंबर 9। टोटल 9 चैप्टर है इसमें। उसके बाद ये सीरीज़ भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 NCERT। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।